हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। और देखो, इस लॉकडाउन में मैं तुम्हारा अभी फिर से 10 से 15 मिनट लूंगा, ठीक है। 10-15 मिनट बस तुम मेरे साथ रहो तो शायद तुम्हारे अंदर भी ये क्वालिटी डेवलप हो जाए कि तुम जो है अंबानी को बुद्धा से क्या कर सको, कोरिलेट कर सको। बुद्धा इज़ अ वेरी ग्रेट मैन। तो बस मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। मैं जितना हो सकता है उतना जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करूंगा, ताकि तुम्हारा एक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है, तुम्हारा जो सोचने का तरीका है, वो जो बोलने का तरीका है, वो थोड़ा बदले। बाकी तुम्हें गाली उली देना होगा या कमेंट वमेंट करना होगा तो वहाँ बॉक्स में कर देना, कोई बात नहीं है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो, जो प्रेजेंट सिनेरियो पूरी दुनिया में जो है वो इकोनॉमिक ग्रेविटी को इधर से उधर क्या कर रहा है, केवल नचा रहा है। अब इसमें बात समझना, मैं पहले तुम्हें बैकफुट पे लेके चलता हूँ कि मैंने क्या बताया कि ये वीडियो मैंने एक बार और डाली है, ऐसा ही करके एक और वीडियो डाली है। तो 1 AD एक ऐसा समय था कि जिस 1 AD में चाइना और इंडिया जो है पूरी दुनिया का इकोनॉमिक सेंटर था, इकोनॉमिक ग्रेविटी का सेंटर था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे जब समाज आगे बढ़ने लगा तो ये इकोनॉमिक ग्रेविटी सेंटर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से वो अटलांटिक ओशियन मतलब अमेरिका और यूरोप की तरफ चला गया। बाद में थोड़ा सा शिफ्ट हुआ जापान की तरफ, ठीक है। फिर उसको चाइना ने चाहा कि अपनी तरफ शिफ्ट कर ले। समझ में आया कि नहीं आता? तो चाइना ने भी कुछ किया हल्का फुल्का, 21st सेंचुरी में हल्का फुल्का उसने अपनी तरफ इकोनॉमिक ग्रेविटी को शिफ्ट किया। लेकिन अब फिर जो है कहानी जो है वो उधर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। समझ में आया? तो अब मेरी बहुत बात से सुनना कि उस कहानी का एक बहुत बड़ा परिणाम है जो तुम्हें आज और अभी दिखाई दे रहा है कि जियो अपना मीटिंग कर रहे थे, एनुअल मीटिंग कर रहे थे। और उस एनुअल मीटिंग में उन्होंने कहा कि भाई हम जो है 5G नेटवर्क इंडिया में लॉन्च करेंगे जो मेक इन इंडिया होगा। चलो, सौभाग्य की बात है, हमारे देश के लिए भी अच्छा भी है। अब हम इस पूरे मैटर को वी आर गोइंग टू कनेक्ट विद द बुद्धा पीरियड। हम बुद्धा पीरियड से जा रहे हैं इसको कनेक्ट करने। तो अगर हम रिलीजन ऑफ बुद्धा पीरियड की बात करते हैं तो पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो एंशियंट समय था, उस एंशियंट समय में क्या था कि जो रिलीजन था वो कॉन्स्टिट्यूशन था। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिलीजन है। पहले ऋग वैदिक पीरियड था, फिर बुद्धा पीरियड था, फिर इसके बाद जो है मौर्यन पीरियड था, फिर बाद में पोस्ट मौर्यन पीरियड, फिर गुप्ताज पीरियड, फिर राजपूत पीरियड। तो अगर हम बात करते जो ऋग वैदिक पीरियड है, उस ऋग वैदिक पीरियड में देखो इकोनॉमी में कुछ दम नहीं था। 6th सेंचुरी जब BC आए तो उसकी इकोनॉमी में दम आने लगा, मतलब एक सेकेंड अर्बनाइजेशन का दौर स्टार्ट हो गया। अच्छा, जब सेकेंड अर्बनाइजेशन का दौर स्टार्ट हुआ तो शायद अब भाई इकोनॉमी एक ऐसी चीज होती है कि जो पॉलिटी को अपने आप चेंज कर देती है, क्योंकि इकोनॉमी इज द गार्जियन, पॉलिटी इज द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी। तो ऑटोमेटिक जब इकोनॉमी में कुछ पैसा आना शुरू हुआ तो भाई पॉलिटी भी चेंज हो गई। 16 महाजनपद बन गए, क्या बोलते हैं, 6th सेंचुरी BC में, जिसमें अब मगध का नाम बहुत फेमस, आपको ही पता होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो अगर आप ये सोचो कि अगर पॉलिटी चेंज हो रहा है, इकोनॉमी चेंज हो रहा है, तो रिलीजन कैसे नहीं चेंज होगा? रिलीजन भी चेंज हो गया। और जो है 2 तरीके के रिलीजन आ गए, बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म कुछ नहीं है, एक तरीके से बुद्धिज्म और जैनिज्म एक रिलीजियस मूवमेंट है। अब आप ये बात समझो कि जैसे आज आपका देश का संविधान है, तो आज आपके देश के संविधान में आप कोई भी चीज़ अमेंड करते हैं तो उसी तरीके से जो पहले का एक अपना सिस्टम चला आ रहा था रिलीजन वाला, उसमें 2 नए अमेंडमेंट आ गए, बुद्धिज्म और जैनिज्म। अब देखो 6th सेंचुरी BC में क्या है कि पूरी दुनिया में जो रिलीजियस चीज़ें थी उनको लेके बड़ा सारा उथल पुथल चल रहा था। कहीं चाइना में कन्फ्यूशियस जो है अपना कुछ लेक्चर दे रहा है, ईरान में जो है जोरास्टर अपना कुछ लेक्चर दे रहा है, ग्रीस में कोई अपना लेक्चर दे रहा है। और वो ये कह रहे हैं कि थोड़ा जो रिलीजन है उसमें इथिकल और मॉरल वैल्यू क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। देखो, सब इकॉनमी की वजह से हो रहा है। तो जब ईरान में हो रहा है, चाइना में हो रहा है, ग्रीस में हो रहा है, मतलब यूनान में हो रहा है, तो इंडिया कहाँ उससे अभागा रह जाएगा? इंडिया में भी स्टार्ट हो गया। और 2 अल्टरनेटिव रिलीजन हमने हमारे देश में जन्म ले लिए, एक बुद्धिज्म और एक जैनिज्म। और जो बुद्धिज्म और जैनिज्म है उनका ये कहना है कि भाई देखो, दुनिया में हैप्पीनेस जो है वो केवल मटेरियल प्रॉस्पेरिटी से नहीं आ सकती, या तमाम तरीके का जो ढोंग ढकासला है, रिचुअल्स है ना, तमाम तरीके के जो रिचुअल्स है, ढोंग ढकासना करने से जो है हैप्पीनेस नहीं आएगी। हाँ, और उसमें कुछ नई चीज़ें भी ऐड होनी चाहिए, जैसे कि नॉन वायलेंस, चैरिटी, फ्रुगैलिटी और सम गुड सोशल कंडक्ट। उसमें कुछ क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म का जन्म क्यों हुआ? बुद्धिज्म और जैनिज्म का जन्म हुआ, उसका सबसे पहला जो रीजन था कि क्षत्रिय रिएक्शन अगेंस्ट डोमिनेंस ऑफ द ब्राह्मण। कि ब्राह्मण जो थे, क्योंकि जो पोस्ट वैदिक पीरियड था, उस पोस्ट वैदिक पीरियड में 4 वर्ण थे, क्षत्रिय थे, पहले ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय थे, फिर वैश्य थे, फिर शूद्र थे। उसमें ब्राह्मणों का स्थान बहुत ऊंचा था और उन्होंने अपने आप को बहुत ऊंचे पे रखा था, क्षत्रिय उसके नीचे थे। तो जो क्षत्रिय थे इनके अगेंस्ट चले गए।
और क्योंकि जो ब्राह्मण थे इनको तमाम तरीके के प्रिविलेज मिलते थे, इनको टैक्स में छूट मिलता था, जैसे आजकल जो है बिजनेसमैनों को टैक्स में छूट मिलता है, उसी तरीके से उन लोगों को भी टैक्स में क्या मिल रहा था, छूट मिल रहा था। तो इन्होंने उनके अगेंस्ट रिएक्शन कर दिया जो क्षत्रिय थे कि कैसे हम अब रहेंगे। और उसी आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते, तमाम किताबों में ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब और दूसरा एक रीजन था कि उस समय एक नया एग्रीकल्चर इकोनॉमी डेवलप हो रहा, जैसे कि आज अंबानी ने ये बात बोली कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, है ना। आज अंबानी ने बोला कि अभी तो 3 इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हमने देख लिया, उस 3 इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में हमने पूरा इन्वायरमेंट का CO2 निकाल के ऐसी तैसी कर दिया। मतलब इशारा चाइना की तरफ था, अमेरिका की तरफ भी होना चाहिए था, लेकिन अमेरिका की तरफ उन्होंने इशारा नहीं किया, केवल चाइना की तरफ किया, क्योंकि 2 ही कंट्री ऐसे पूरे वर्ल्ड में हैं कि जो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करती, जिसमें चाइना और अमेरिका का दोनों, क्योंकि दोनों इंडस्ट्रीज इकोनॉमी है। तो उनका ये कहना था कि जो 4 जो वो आए क्या 3 जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जो औद्योगिक क्रांति आए, उसने दुनिया को ख़राब कर दिया। अब 4th जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होगा उसमें जो है कार्बन डाई इमिशन नहीं होगा, एकदम सब लोग हैप्पीनेस में रहेंगे एंड तमाम चीज़ें। तो अब बात ये आती है कि जो जैनिज्म और बुद्धिज्म है, दूसरा रीजन ये था क्योंकि एग्रीकल्चर इकोनॉमी, एक नया एग्रीकल्चर इकोनॉमी डेवलप हो रहा था, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन की बात हो रही थी। क्योंकि वेस्टर्न पार्ट में जो एग्रीकल्चर था वो शिफ्ट करके, मतलब जो हरियाणा और इस साइड में जो एग्रीकल्चर था वो शिफ्ट करके किधर की तरफ आ रहा था, बेसिकली बिहार और यूपी के साइड में, मतलब गंगा यमुना के मैदानी भाग में आ रहा था। और उस जमाने की सबसे बड़ी खोज जो थी वो आयरन थी, और उसी आयरन से हल बनता था, और उसी आयरन से बेसिकली क्या हो रहा था, हल बन रहा था, उसी हल से खेत की जुताई होती थी। तो अगर हम वैदिक पीरियड की बात करें तो उस वैदिक पीरियड में क्या होता था कि जानवरों को मार दिया जाता था। तो जो ये थे बेसिकली बुद्धिज्म और जैनिज्म वाले, इन्होंने इसका अपोज किया, क्योंकि उसको स्टॉप करेंगे तो जो बैल है, जैसे आज लेबर एक बैल है, तो उस समय उस जमाने में जो है बैल जो है वो खेतों में अपना चलेगा, जब खेतों में चलेगा तो इकोनॉमी के पास जो है पैसा आना शुरू होगा। तो इस तरीके से एक रीज़न ये रहा बुद्धिज्म और जैनिज्म का आने का। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न रहा, क्योंकि देखो हमने क्या कहा कि अगर आप भूत को जानते हैं, भूत वाली चीज़ को जानते हैं, इफ़ यू नो हिस्ट्री, तो जाहिर सी बात है जो प्रेजेंट है वो पूरी समग्रता से आपके दिमाग में आता है। जब आप पास्ट को नहीं जानते हैं तो प्रेजेंट कभी आपके दिमाग में समग्रता से आ ही नहीं सकता है। हो सकता है इस बात को बहुत लोग डिनाई करें, और ऐसा यूट्यूब पे कोई वीडियो भी तुमको नहीं मिलेगा, गारंटेड 100%। अगर मिलेगा मोछ मुड़वा देंगे, कसम बता रहे हैं। तो ध्यान से सुनना। अब बुद्धिज्म और जैनिज्म जो थे, इनको संरक्षण सबसे ज्यादा किसने दिया? वैश्यों ने दिया। वैश्य मतलब जो बिजनेसमैन है, क्योंकि जो वैश्य है और जो बिजनेसमैन है, क्योंकि अगर हम ये देखते हैं कि जो 6th सेंचुरी BC है, 6th सेंचुरी BC इज अ पीरियड ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन, और उस समय एग्रीकल्चर से फूड सप्लाई हो रही थी, उसी फूड सप्लाई के साथ तमाम तरीके के जो है क्राफ्ट के प्रोडक्शन हो रहे थे, ट्रेड और तमाम तरीके के ट्रेड सेंटर्स बन रहे थे। और उसने दुनिया में तमाम तरीके की, जैसे एक पंचमार्क कॉइन को जनरेट किया, सिल्वर और जो कॉपर के कॉइन बनने लगे, तमाम तरीके के सेंटर्स बनने लगे, पाटलिपुत्रम, वाराणसी, श्रावस्ती, कौशाम्बी, उज्जैनी, ऐसे तमाम सेंटर्स बनने लगे। समझ में आया? तो अब जो ये फूड सप्लाई हो रही है उसके साथ जो तमाम और बिजनेस चल रहा है, और तब ये हुआ कि जो ये वैश्य लोग थे, क्योंकि इन वैश्यों को तो जो है वैदिक पीरियड में दबाया गया था, तो इन्होंने क्या किया कि अपना व्यापार बढ़ाने के लिए इन्होंने बेसिकली क्या किया कि इसी बुद्धिज्म और जैनिज्म को सपोर्ट किया, खूब पैसा दिया। पैसा देने के बाद कि ये धन प्रचार होगा, ये हमको प्रमोशन देंगे, और इसके बाद जो है बुद्धिज्म जैनिज्म का जो है एक पीक के लेवल पे वो बढ़ना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो क्योंकि वर्ना सिस्टम में उनको वो चीज़ नहीं मिली, वो स्टेटस नहीं मिला, वो सोशल स्टेटस नहीं मिला वैश्यों को, जो उनको बुद्धिज्म और जैनिज्म के टाइम पे मिला। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म थ्रू सब्सटेंशियल डोनेशन। उन्होंने पैसा दिया, बुद्धिज्म और जैनिज्म को पैसा दिया, भैया तुम करो, हमारा अपना व्यापार भी चलता रहेगा इसी बहाने। अब जो है, क्योंकि बुद्धा क्या कहता है, बुद्धा सेड वर्ना सिस्टम शुड बी बेस्ड ऑन कर्मा, और वैदिक पीरियड क्या कहता था कि वर्ना सिस्टम बेस्ड ऑन बर्थ, कि जो पैदा हुआ है, पैदा होते ही वो ब्राह्मण है, जो पैदा हुआ वही क्षत्रिय है, जो पैदा हुआ वह वैश्य है, जो पैदा हुआ वो क्या बोलते हैं, शूद्र है। लेकिन बुद्धा ने ये कहा कि जो वर्ना सिस्टम है इज बेस्ड ऑन कर्मा, और कैपिटलिज्म भी यही बात कहता है। जो आज का जो बेसिकली पूंजीवाद है वो भी यही बात कहता है, क्योंकि कैपिटलिज्म रिक्वायर टैलेंट, कैपिटलिज्म को हमेशा टैलेंट चाहिए, और लेटर वैदिक पीरियड में ऐसा नहीं था, जैसा कि आज हमें दिखाई दे रहा है कि कैपिटलिज्म को टैलेंट चाहिए। अब देखो, अब ये सारा अभी नहीं, अभी आप देखोगे 10 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर जो अंबानी है वो तीसरे नंबर पे आ जाएगा,
ठीक है ना, क्योंकि हमेशा याद रखना द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ द हिस्ट्री इज ई इज इक्वल टू ई, इकोनॉमी इज द मदर ऑफ एम्पायर। याद रखना, अभी मैं समझा रहा हूं कैसे, इकोनॉमी इज द मदर ऑफ एम्पायर। टुडे अमेरिका इज द एम्पायर जस्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि अमेरिका के पास इकोनॉमी है इसलिए एम्पायर है। दनादन पैसा फेंक रहा है, गूगल, फेसबुक, ये वो सब पैसा फेंक रहे हैं, समझ में आया कि नहीं? 1750 में ब्रिटेन ने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किया, 1850 में वो एम्पायर बन गया और उसके राज में कभी सूरज अस्त नहीं हुआ। तो इकोनॉमी इज द मदर ऑफ एम्पायर। और शायद यही वजह रही कि जब बुद्धा पीरियड आया, तो बुद्धा पीरियड का मतलब क्या है कि बुद्धा पीरियड इज ए पीरियड ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन। अब जो है माँ तो पैदा हो गई तो बच्चा तो पैदा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य पैदा हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य क्या हो गया, पैदा हो गया। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है, जबकि देखो देयर इज नो पॉसिबिलिटीज ऑफ द एम्पायर इन ऋग वैदिक पीरियड बिकॉज देयर इज नो इकोनॉमी। ऋग वैदिक पीरियड में कोई इकोनॉमी नहीं थी इसलिए साम्राज्य नहीं बना, लेकिन बुद्धा पीरियड में इकोनॉमी थी इसलिए साम्राज्य बन के तैयार हो गया मौर्यन पीरियड में। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि भाई देखो सब कुछ सही है, सब कुछ सही है कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, सेकंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, लेकिन अल्टीमेटली कैपिटलिज्म रिक्वायर टैलेंट। उसको बस टैलेंट चाहिए, और उसको टैलेंट चाहिए, और टैलेंट में उसका सबसे बड़ा काम है कि किसी भी तरीके से वो एक्सप्लॉइट करे लेबर क्लास को और प्रॉफिट जनरेट करे। और इस समय जो है बेसिकली क्या चल रहा है, क्रॉनिक कैपिटलिज्म का जमाना चल रहा है, जैसा कि पहले हुआ था। आप बोलो तो आप हिस्ट्री का कोई एक इवेंट बताओ जिसको मैं आज के इवेंट से ना कनेक्ट कर दूं। चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री में आप कोई इवेंट उठाओ उसको मैं भी कनेक्ट कर दूंगा, चाहे तुम एंशिएंट हिस्ट्री का कोई इवेंट उठाओ उससे भी मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा, जिससे कहोगे उससे कनेक्ट कर दूंगा। अब तुम्हारा ये काम बनता है कि हाउ यू विल कनेक्ट दिस थिंग, क्योंकि यूपीएससी यही मांगता है, ठीक है ना। ठीक है, आप मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन खोपड़े को आप मेरे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब बस मेरे यही है कि देखते हैं कि मौर्यन एम्पायर तो बहुत दिन तक चला था, तो हमारा एम्पायर बहुत दिन तक चलता है कि नहीं चलता है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रेविटी में सब चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, बस इतना याद रखना। और अभी बहुत सारी चीज़ें शिफ्ट होंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज विवेक गुरुजी, बाय बाय।